नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने आपके लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने समाज सेवक, राष्ट्रीय स्वयं संघ के तमाम पदों पर रहकर राष्ट्र सेवा करने वाले और विद्या भारती के अध्यक्ष श्री जुड़ावन सिंह ठाकुर जी को। भैया स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर वही खबर जो आपने देर रात तक देखी होगी। भगवान राम के ननिहाल में आकर भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया और जीत हासिल की, सीरीज जीती, वो खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से लगी है। रायपुर में झूमा नीला समंदर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 में 136वीं जीत। ये अलग अलग हेडिंग से अखबारों में पहली खबर है। रिंकू का धमाल, अक्षर का कमाल, ये भी क्रिकेट से जुड़ी खबर। CBSE का बड़ा फैसला, अपना टॉप 10 और न ही विशेष योग्यता विद्यार्थियों के बीच अंधाधुंध प्रतियोगिता समाप्त करने उठाया गया कदम। रायपुर से खबर है। कार्बन उत्सर्जन घटाने पर तत्परता से काम किए जाने की जरूरत, COP28 में शामिल हुए PM मोदी। ये खबर दुबई से। इजराइल ने शुरू किए हवाई हमले, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा पट्टी से खबर है। नए नवेले IPO का जोश, दमदार आगाज के बाद पड़ा ठंडा। ये शेयर बाजार से जुड़ी खबर। 50 लाख से ज़्यादा के होम लोन 2 साल में 120% बढ़े। Tier 2 में सबसे ज़्यादा मांग। नई दिल्ली से खबर है। गिनती कल, प्रदेश के 17 विधायकों को 2-2 जिलों के लोग चुनेंगे। ये रायपुर से खबर। बेंगलुरु के 68 स्कूलों को उड़ाने की धमकी का मेल खाली कराए। पुलिस को किसी की शरारत का संदेह। बेंगलुरु से खबर है। किशोरी से दुष्कर्म में 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत। मैतेई संगठन का तालिबानी फैसला। ये इम्फाल से खबर है। इस बार गर्मी सर्दी, दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री तक ज़्यादा रह सकता है, मौसम का अनुमान। ये खबर नई दिल्ली से। सफलता तो तभी मिलेगी जब आप सिर पर कफन बांध लेंगे। भोपाल से खबर है। अनिल अग्रवाल से जिंदगी की सीख, ये एक अखबार के मालिक रहे हैं स्वर्गीय, उनसे जुड़ी खबर है। भारत 2028 में काप की मेजबानी को तैयार, ग्रीन क्रेडिट की लॉन्चिंग। ये नरेंद्र मोदी जी वहाँ हैं, इससे उनसे जुड़ी खबर है। शराब दुकानों के 2 कर्मियों को ED ने घेरा, 26 लाख कैश मिला। इसी तरह की खबरें अखबारों में हैं। हम रायपुर में जो कुछ हुआ कल क्रिकेट की दुनिया में, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम चले जाते हैं दूसरे देश इजराइल और जो कुछ हो रहा है हमास के बीच में। पिछले लगभग 15 दिन तक खबरें कम आई, इसलिए कि उनके बीच में समझौता हो गया था, युद्ध विराम था। हमास इजराइलियों को वापस कर रहा था, इजरायली फिलिस्तीनियों को वापस कर रहे थे, मतलब जो बंधक बनाए गए थे। अब कल से फिर युद्ध शुरू हो गया, फिर सबकी नज़रें वहाँ टिक जाएंगी। इनके बीच का युद्ध पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव तो डालता ही है, क्योंकि युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे व्यय होते हैं, बहुत सारी हानि होती है। जन धन की हानि से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। बड़े दिन से चल रहा है, मतलब लगभग 2 माह होने को है। इसका अंत कहीं दिखाई दे रहा भी आपको? शुरुआत हुआ तो अंत तो होगा ही जी। लेकिन जिन परिस्थितियों में होगी तब तक के दोनों पक्ष को उसमें नुकसान होना है जी। परंतु एक जो सोच है, एक जो चिंतन है जी। हमास के बीच में मैं देख रहा था कि जो गाजा पट्टी से बाहर जाने वाले थे अपने ही लोगों को मारने का आदेश ऐसा देना, और वो मतलब ये इस प्रकार से फिर लड़ाई को मार के इजराइल के ऊपर उसका दोष मढ़ना। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के एक ये युद्ध तो है ही है, लेकिन एक वैचारिक दृष्टि से भी जी वो विश्व को प्रभावित करने वाला है। हमास के बारे में कहा जाता है कि वो उसको कुछ लोग भारत में भी ऐसे हैं जो उसको समर्थन देने वाले लोग हैं। राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग तो खैर ये कह देते हैं कि हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो अतिवादी लोग हैं जी वो हमास के समर्थन की भी बात करते हैं, जबकि हमास घोषित हो चुका है कि एक आतंकवादी संगठन है। मैं बीच में एक बार ऐसा पढ़ा था जी कि जो उनको समर्थन कर रहे हैं और वास्तव में अगर चाहें तो वो जो गाजा पट्टी के क्षेत्र की जो संख्या है, जनसंख्या है जी, बोले वो जितने देश समर्थन कर रहे हैं वो अगर बांट ले तो 2-2, 4-4 लाख लोग आएंगे जी उनके हिस्से में, लेकिन वो उनको अपने हाथ रखना नहीं चाहते। फिलिस्तीनी जहाँ जाते उत्पात मचाते हैं इसलिए अच्छा उन्होंने मैंने पुराना वो भी बताया है, उदाहरण बताया है कि इस कारण से हम नहीं रख सकते, लेकिन वो दूसरे देश में वो जाए, दूसरे देश उसको शरण दे
ऐसी उनकी इच्छा रहती है, परंतु स्वयं नहीं रखना चाहते। तो इससे मन स्थिति स्पष्ट होती है कि वो किस प्रकार के लोग हैं, कैसे सोच वाले हैं, जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ उस देश को प्रभावित करने वाले हैं जी, रोहिंग्या टाइप नकारात्मक दृष्टि से। जी जी जी। इसलिए कोई उनको आंतरिक बाहरी सपोर्ट तो है वो, लेकिन आंतरिक समर्थन नहीं कहा जा सकता उसको। जी जी जी। कुल मिलाकर हमारे देश में अगर ऐसे अतिवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं तो उनको भी चले जाना चाहिए वहीं गाजा पट्टी। जी उनको इस देश में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देश शांति का टापू कहा जाता है। कार्बन उत्सर्जन घटाने पर तत्परता से काम किए जाने की जरूरत। COP 28 में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ गए शामिल हो गए। उनसे जुड़ी खबरें अखबारों में, चैनलों पर, सोशल मीडिया पर खूब है। कैसे विश्व के तमाम नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया, वो सबसे मिले गर्मजोशी से। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर खूब चर्चा हो रही है कि कैसे लोग प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते समय हमारे प्रधानमंत्री से गर्व का अनुभव कर रहे थे। स्वाभाविक है कि उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना गया। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन घटाने के मामले में छोटे राष्ट्र दोषी नहीं है, बड़े राष्ट्र दोषी हैं। कठोर बात उन्होंने कही है और उस सच को स्वीकार भी किया संगठन में शामिल हुए राष्ट्राध्यक्षों ने। तो सीधी सी बात है, ये बात वही कह सकता है जिसके अंदर सच्चाई हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कार्बन उत्सर्जन के बारे में तो ऐसा है कि आज 15-20 साल से जी जो ग्लोबल वार्मिंग का भी जो विषय उठता है, जी जी, कहीं न कहीं इसी से प्रभावित होने वाला, और औद्योगिकरण के एक नुकसान भी जो बोलते हैं, या कार्बन उत्सर्जन में जैसे दिल्ली वगैरह महानगरों की जो बात आती है तो एकदम से जो धुआं नगर पूरा ऐसा होता है। इसके कारण से भी जो वातावरण प्रभावित होता है, तो कहना सही है कि छोटे छोटे देश ने इसको तो बड़े बड़े देश ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जी जी जी। और उन बड़े देशों को समझना होगा कि अब छोटे देश समझदार हो गए हैं जी। वो आपके उंगली के इशारे पर चलने वाले नहीं है, जिसमें भारत प्रमुख है। अब क्रिकेट की बात कर लें, फिर हम उस क्षेत्र में जाएंगे। इत्तेफाक है कि आज हमको ऐसी खबर मिल गई जो सीधे सीधे भैया से जुड़ी हुई, जुड़ावन सिंह जी से। शिक्षा के क्षेत्र में आप वर्षों से क्रियाशील हैं, प्रयासरत हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रायपुर में जो कल हुआ, हालांकि क्रिकेट के मामले में ये कहा जा सकता है कि अगर देश की आबादी 140 करोड़ है तो इसमें 80 करोड़ लोग पसंद करते होंगे, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, सुन लेते हैं स्कोर, बस चलो ठीक है जी। लेकिन जब दो देशों का मामला हो जाता है तो देश के प्रति जिनके मन में स्नेह है, सबके मन में है 140 करोड़ लोगों के, लेकिन जिनके मन में ज़्यादा है वो भले क्रिकेट को ना समझते हो, लेकिन ये सुने ना कि भारत जीता तो उनको उसी से गर्व की अनुभूति होती है। कल यही हुआ रायपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये गर्व की अनुभूति होता ही है एक सामान्य रूप से जी। जब ऐसा फाइनल मैच होता है या कुछ ऐसा जहाँ पर एक देश का प्रश्न है, तो स्वाभाविक रूप से जिनको इस खेल में रुचि नहीं है उनको भी रुचि जग जाती है कि देखे तो कैसा है, क्या है। जी जी। और ऐसे समय में जब ऐसे पल आते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है, गौरवान्वित लगता ही है। और विशेष करके उस राष्ट्र के प्रति जिसने अभी विश्व कप में हमें हराया था, जी जी, उसको अगर हम हराते हैं तो लगता है कि अभी कुछ दिन पहले एक जो बड़ा घाव था, उस घाव पे ये युवा टीम ने जो 2020 का मैच खेलने के लिए बनाई गई है, उस टीम ने एक मरहम लगा दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया इन्होंने 2020 में। CBSE का बड़ा फैसला, अपने टॉप 10 और नहीं विशेष योग्यता, ये लगातार परिवर्तन हो रहा है जी, कि इससे बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उनका प्रथम द्वितीय तृतीय का या मेरिट लिस्ट भी अब जारी नहीं होगी CBSE की तरफ से, जिसमें जो जिनके बच्चे टॉप 10 में आते थे वो गर्व की अनुभूति करते थे और नीचे वालों को लगता था देखो हमारा बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, या बच्चों के मन में भी कहीं हीन भावना ना आए, इसलिए ये जो प्रयास किया जा रहा है इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं? इस पर एक बहुत अच्छा अभी एक विचार अश्विनी उपाध्याय जी का आया है, सुप्रीम कोर्ट के जो माने हुए वकील हैं जी, और उन्होंने जो समान पाठ्यक्रम यानी समान सिलेबस, समान विषय, ये लागू होगा तभी बच्चों का जो कौन किस परिस्थिति से निकला हुआ है, कहाँ पर कौन सा विद्यालय किस प्रकार का पाठ्यक्रम, सबका अलग अलग रहता है। जी जी, उन सबको समान होना चाहिए। इस पर एक उन्होंने अभी PIL सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो किया है। जी। ऐसे ही हम लोग भी, मुझे सरस्वती शिशु मंदिर में तो
जो विद्या भारती का वो है, अपन 3 साल से एक उत्कृष्ट विद्यालय का विषय हम लोग चला रहे हैं जी जी। कि सभी विद्यालय हमारा उत्कृष्ट बने। उसमें मुख्य है प्रवेश परीक्षा और परिणाम। ये 3 बातों को लेकर हम जहाँ पर भी प्रभावित हो रहे हैं उसको कैसे ठीक करना। जी जी। तो उसके कारण से हमारे परीक्षा किस प्रकार से होना चाहिए। जी। जैसे अब गवर्नमेंट की उसमें तो यह है कि 8वीं तक के फ्री चल रहा है जी। 8वीं तक किसी को फेल नहीं होना है, कुछ नहीं। लेकिन उसका दुष्परिणाम हम लोग देखते हैं कि अगर आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता तो आगे चलकर वह उस श्रेणी में नहीं आ पाता जहां पर उसको आना चाहिए। मतलब उसको गलती का एहसास कराना नहीं हो होता। सके, हाँ, कमी इसलिए कमी का एहसास कराना। और 3 प्रकार के अपने बच्चों में हम लोग उसको एक प्रकार से श्रेणी बनाते हैं कैटेगरी के हिसाब से। बहुत कमज़ोर बच्चा है, मध्यम है और अच्छा है। जी। ये तीनों कैटेगरी में अलग अलग ढंग से प्रयास, विषय के अनुसार, कक्षा के अनुसार और कुल मिलाकर के परिणाम एक बहुत अच्छा है, इस पर प्रयास वर्ष भर चलता है। जी जी। सभी उसमें जो विषय के आचार्य हैं, कक्षा के आचार्य हैं, वो सब कौन किस प्रकार से है, उसको अगर वो सी श्रेणी में है तो बी में कैसे आ जाए, बी वाला ए में कैसे आ जाए, ऐसा एक कैटेगरी बना के और उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है, उत्कृष्टता को हम 2 भाग में बांटे हैं जी। एक भौगोलिक यानी बाहरी वातावरण जो हम देखते हैं, शरीर और आत्मा। आजकल चकाचौंध की दुनिया है। जी जी। विद्यालय बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर क्या है इससे मतलब नहीं रहता। अनैतिकता का पाठ जी कम हो गया। ये भी बात रहता है। लेकिन आज के परिस्थिति को देखते हुए, जैसे एक माता जी अपने बच्चे को एडमिशन कराने ले जा रहा था, बहुत गुणवत्ता वाला विद्यालय था, परंतु वास्तव में बाहर में देखने से उसका उतना प्रभावी नहीं लगता था। वो बच्चा जिद पकड़ ले, मैं यहाँ पढ़ूंगा ही नहीं। जी। माता को मैंने मन मार करके दूसरे उस विद्यालय में एडमिशन कराना पड़ा जहाँ गुणवत्ता तो कम थी परंतु दिखने में बहुत अच्छा। तो हम दोनों प्रकार की बातों को लेकर चल रहे हैं। अभिभावकों के साथ भी बैठना और जो अपने छात्र हैं, समिति के लोग हैं, उनके साथ बैठना, समिति वालों को ये इस दृष्टि से परिपक्व कराना, आचार्यों को गुणवत्ता की दृष्टि से परिपक्व कराना, और दोनों को मिला करके हम एक जो उत्कृष्ट विद्यालय की कल्पना किए हैं ये साकार होगा, ऐसा मानकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीबीएसई ने जो निर्णय लिया है, अब हो सकता है कि इसमें फिर अभी कल ही निर्णय आया है, तो आज हो सकता है इसमें भी आ जाएगी। उन्होंने तो एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जी। अश्विनी उपाध्याय जी जो बोले हैं कि एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक समान सिलेबस होना चाहिए। तो ये 2-3 बातों को उन्होंने उजागर किया है और उनका ये मानना है कि एक ऐसा माफिया जैसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि ऐसा बन गया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके कारण से उनको ट्यूशन का है। आज कोई भी बच्चा बिना ट्यूशन के नहीं पढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। कोचिंग का है, तो ये कोचिंग और इसका जो उन्होंने एक आकलन किया है कि लगभग 500 करोड़ से ऊपर का इनका कारोबार है। 500 बोले या 5000 करोड़, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक अरबों का मामला है और इसलिए वो इसको लागू नहीं होने देते। तो पीआईएल के माध्यम से उन्होंने वो किया है और ये अगर होता है तो उनका ये मानना है कि, और सही बात भी है, कि एक जो ऐसे छात्र जो सीबीएसई में नहीं हैं लेकिन सीबीएसई के पाठ्यक्रम से अलग वो चल रहे हैं, दूसरा सीबीएसई वाला है, सीबीएसई से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर चल रहे हैं, यानी अलग अलग टाइप का जो है वो आगे चल के सीबीएसई में पढ़ा हुआ और एक जो सीबीएसई में नहीं है वो पढ़ा नहीं, वो जो पढ़ा हुआ है वो आगे चलकर जो उच्च स्तरीय परीक्षा होता है उसको प्रभावित करता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल करता है। वो भाषा का भी किया है उन्होंने कि भाषा के अनुसार भी जो वो होता है नहीं हो पाने के कारण आगे चल के, इसलिए हम लोगों में जो है कि 5वीं तक कम से कम यानी प्राथमिक पाठ्यक्रम जो है वो मातृभाषा में हो जी। ये एक हमारा एक अभी विशेष रूप से चल रहा है। हाँ ठीक है, सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी तो ऐसी व्यवस्था की है। हाँ, केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति में ये लागू करना है ऐसा। लेकिन कहते तो हैं इसको कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सब कहते हैं, लेकिन जब कोई परिवर्तन उसमें किया जाता है विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में
तो एक आरोप लगना शुरू हो जाता है भगवाकरण हो रहा है। अब ये ऐसा है कि अपने यहाँ भी देखें ना कि जब तक के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की बात आई तो सरकार को उस बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया है। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वैचारिक दृष्टि से अपने बड़े बड़े जो विदेश के भी रहने वाले जो विदेश के शिक्षाविद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो मातृभाषा की शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने उस राष्ट्र की संस्कृति को अपनाने वाला विचार होगा, वही शिक्षा सही माना जा सकता है। बिल्कुल। तो वो अगर नहीं है तो वो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सारा विषय आने का, अपने महापुरुषों के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में, अपने देश, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, इन्हें धर्म संस्कृति को संकीर्णता में ना देखा जाए। संस्कृति यानी उस राष्ट्र की संस्कृति जो हमको आज तक के विश्व गुरु बनाने में सक्षम किया। एक आर्थिक दृष्टि से जो एक सोने की चिड़िया और ये जो बोलते थे, हम किस प्रकार के थे और आज क्यों ऐसा हो गए थे, तो विचार तो करना पड़ेगा। जी। इसीलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें इन सभी बातों का समावेश किया गया है। कभी आप लोग जब ऐसे विद्वज्जनों के साथ और जो इस क्षेत्र में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ भी बैठते होंगे, तो चर्चा कभी होती है कि क्या हम वो नालंदा तक्षशिला वाली शिक्षा जो पूरे विश्व में व्याप्त थी, जिसके कारण विश्वविद्यालय नाम रखे गए थे, उस मुकाम तक भारत पहुंचता दिखता है? कभी कल्पना करते हैं? ऐसा है कि हमारे जितने शिक्षाविद हैं और उसमें देश के जाने माने ऐसे लोग भी आते हैं, ये 10 साल में एक बार बैठते हैं जी, और पूरे 10 साल की 10 साल या 15 साल थोड़ा सा मैं उसकी समीक्षा करते होंगे। समीक्षा करते हैं, समीक्षा भी करते हैं और आगे की योजना भी करते हैं। अभी हमारा 24 दिसंबर से ही पहली बार छत्तीसगढ़ में अपने को वो मिला है और ये कोनी में होने जा रहा है, ये 5 दिन का। ऐसे सारे शिक्षाविद आएंगे, लगभग 61 लोग रहने वाले हैं लोग। उसी के नाम से अभी हमको भी बिलासपुर में 15 दिन तक रहना पड़ेगा। तो वो पूरा एक पीछे की समीक्षा और आगे की योजना, क्या करना, कैसे करना, ये शिक्षाविद लोग सारे विचार करते हैं और एक कुल मिला करके सबका एक सारांश निकाल करके फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। जी। हमारे यहाँ के लोग जो विदेशों में जाते हैं पढ़ने, कभी कभी इस तरह के आंकड़े भी आते हैं, वो आंकड़े सही हैं कि गलत है नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जाता है कि विदेश से लोग हमारे यहाँ पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी बताते हैं और हमारे यहाँ के लोग विदेश जाते हैं ज्ञानी बनने। तो वही है कि क्या कांख में बच्चा गांव में ढिढोरा वाली स्थिति रहती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत की अपनी एक साख रही है, एक धाक रही है। अभी अलग बात है कि बीच के कालखंड में थोड़ा सा गड़बड़ाया, वापस लौटेंगे। हाँ, अभी तो ऐसा है कि वास्तव में प्रतिभा का सम्मान जिस प्रकार से होना चाहिए, जी, ऐसा बीच के कालखंड में हो नहीं रहा था। जी। और अभी भी यह है कि प्रतिभा की खोज ये तो करते तो हैं, लेकिन उनमें निखार लाने के लिए और उस प्रतिभा में भी एक राष्ट्रभाव होना चाहिए। ये हमारे जो शिशु मंदिर के पढ़े हुए, अपने ही यहाँ कोरबा के विद्यालय में पढ़ा हुआ बच्चा, बाहर में करोड़ों का उसको वो मिल रहा था साल में, लेकिन उस पैकेज को छोड़ करके मैं अपने देश में ही रहूँगा। ये प्रतिभा को भी इस प्रकार का विचार करना पड़ेगा और सरकार को भी, जो प्रतिभा की खोज करते हैं और ऐसे प्रतिभावान जो लोग हैं उनको अगर अपने ही देश में, ठीक है वहाँ कोई उसको करोड़ मिल रहा है तो यहाँ कम से कम लाख में तो रहे। तो कुल मिलाकर के ऐसा अगर होगा तो प्रतिभा पलायन नहीं होगी। जी, बिल्कुल वो जो प्रयास होगा, लेकिन एकलव्य को ढूंढना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। इधर काम हो रहा है, आप लोगों ने तो नाम ही रख दिया है एकलव्य। हाँ। लेकिन एकलव्य से आशय उसका जो जंगल में है, जिसको द्रोणाचार्य नहीं मिल रहे लेकिन उनकी मूर्ति स्थापित करके वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, उस तरह के एकलव्य हमारे देश में पता नहीं कितने लाख कितने करोड़ होंगे। अपने जो विद्यालय है, मैंने विद्या भारती है जी, इसको हम लोग 4 भाग में विभाजित किए हैं शैक्षिक दृष्टि से। नगरीय विद्यालय है, ग्रामीण विद्यालय है, एकल विद्यालय जो आप एकलव्य की बात कर रहे हैं। एकल विद्यालय में सिर्फ एक आचार्य होता है और पूरे गांव में ऐसे बच्चों को ढूंढ करके और वहाँ पर उनको एक वो करते हैं। और फिर एक संस्कार केंद्र चलता है। ऐसे 4 भाग में संस्कार केंद्र, यानी जो बच्चा ऐसे
राष्ट्रीय वैचारिक दृष्टि से संस्कृति के बारे में और इसके बारे में अन्य विद्यालय में नहीं पढ़ते, तो 2 घंटे के लिए इनका अलग से एक वो चलता है। जी, ऐसे लगभग 300-350 केंद्र अपने प्रांत में है। पहले 400 से ऊपर था, लेकिन कोरोना काल के बाद प्रभावित हुआ, वो फिर से अपन शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे 4 भाग में, तो हर प्रकार से जो एकलव्य की बात बोल रहे हैं, गांव-गांव में ऐसे प्रतिभा को निखारने का काम भी अपना चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो चलते चलते एक दिन हम दुनिया को चलाने लगेंगे, उस मुकाम पे हम बढ़ रहे हैं आगे। हम कोरबा पृष्ठ पर आज बहुत खबरें, महत्वपूर्ण खबरें नहीं है, सिर्फ यह है कि कल 3 तारीख है और 3 तारीख तो दिमाग में अटकी हुई। 3 तारीख को क्या, तो मतगणना, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक खबर वो जो आज अखबारों में और हम कल से आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या से पहुंचे कलश का हुआ स्वागत, निकली शोभा यात्रा। श्री राम जन्मभूमि सेवा महोत्सव समिति के सदस्य संपर्क अभियान से लोगों के घरों में पहुंचेंगे। खैर, मैं इस पे बाद में चर्चा करूंगा, पहले चुनाव पे चर्चा कर लूं, क्योंकि गुड़ खाने के बाद मिर्चा अच्छा नहीं लगता। तो पहले हम मिर्च की बात कर ले, फिर उसके बाद गुड़ खाएंगे। चुनावी नतीजों का काउंटडाउन शुरू, प्रत्याशियों की बढ़ी दिल की धड़कनें। स्वाभाविक है, हमारा अगर किसी से मुलाकात होनी है, हम उसके ऑफिस में गए हैं और जब तक नहीं मिलता हमारी धड़कन बढ़ी रहती है, हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, दूसरे लोग चले जा रहे हैं, हमको नहीं पूछ रहे, इस तरह का भाव हमारे मन में आता है। उन्होंने तो अपना 5 साल के लिए उनकी परीक्षा है ये, और उस 5 साल के बाद उनके भविष्य, उनका आगे क्या होगा, इसके बारे में भी वो चिंतित होते हैं। पैसा भी खर्च किए होते हैं, कार्यकर्ताओं के को लेकर के मतदाताओं के सामने जाके उनकी ड्योढ़ी पे सलाम पेश करके आते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, बहुत कुछ बांटा जाता है, ये सब कुछ हुआ है। तो स्वाभाविक है उनमें एक उत्सुकता रहती है कि हमारा परिणाम क्या आएगा, लेकिन उनसे कम उत्सुकता हमें आपको भी नहीं है। कल हम कोशिश करेंगे कि आपको पल पल की रिपोर्ट दें, लाइव टेलीकास्ट करने का प्रयत्न होगा, अब जितना भी संभव होगा कोरबा की। बाकी चीज़ें तो आपको राष्ट्रीय चैनलों पे और जो रीजनल हैं उनमें खबरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोरबा की खबरों की हम कोशिश करेंगे कि आपको पल पल की रिपोर्ट दें। ये जो नतीजे आने वाले हैं, ये क्या दर्शा रहा है? जो अभी एग्जिट पोल आया जी, एग्जिट पोल में तो वही है कि वो अंधेरे में तीर मारने वाला रहता है एग्जिट पोल, लेकिन कई बार सही निशाने पे लग जाता है। तो ये कहा जाता है कि देखो हमारा कितना साइंटिफिक था, अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित करते हैं। तो इस जो एग्जिट पोल आया है उस पर आप कितना यकीन करते हैं, और वो अगर वो सही है तो कांग्रेस की सरकार आ रही है यहाँ? तो हाँ, ये एग्जिट पोल के अनुसार जी, और मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 सीट का ही अंतर रहेगा जी, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं रहेगा। हालांकि पहले जो जिस प्रकार से आकलन करते थे, तो एग्जिट पोल का पिछले बार भी हम देखें तो जीतने वाले को इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इस प्रकार से जीतेंगे। जी जी, हारने वाले को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बुरी तरह से हार होगी। लेकिन एग्जिट पोल भी कोई विशेष संकेत उस प्रकार का नहीं किया था। फिर भी मुझे जो लगता है, जो लोगों से बातचीत और इसमें जो आकलन में आता है, कि बहुत कम अंतर से, चाहे वो कांग्रेस 2-4 सीट आगे रहे कि भाजपा 2-4 सीट आगे रहे, महत्वपूर्ण जो अन्य हैं उनकी भूमिका रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, 2-3 आएंगे ऐसा अंदाज है। तो ये हो सकता है कि ये जो 2-4 का अंतर है, वो ये भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार। हाँ, ये भी हो सकता है तो 2-3 जो हैं उन्हीं में से कोई मधु कोड़ा बन जाए। बिल्कुल, कोई भरोसा नहीं। हाँ। किस्मत का बादशाह हो और वो एक अकेला ही रहे और मुख्यमंत्री बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो खैर कल शाम तक पता लगेगा, लेकिन बस ये है कि आज से ही आप लोगों से आग्रह है कि चुनाव है, कल मतगणना हो जाएगी। कल भी प्रेम बना के रखिएगा, जैसे हमेशा बना के रखते हैं। कई बार चुनाव में कोई हारा कोई जीता, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स करना, आमने सामने पढ़ने पर एक दूसरे से उलझ जाना, ये सब ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं बात करूँगा कलश की। कल जो कलश आया, अक्षत कलश, उसको लेकर के तमाम तैयारियां हिंदू संगठनों ने करी है, समाज के लोगों ने की है। और कल जो उत्साह दिखाई दे रहा था सीतामढ़ी में, जिस तरह से उसका स्वागत हुआ, और फिर रास्ते में उसका स्वागत होते हुए अब वो अक्षत कलश जो है गायत्री परिवार में रखा हुआ है, गायत्री मंदिर CSEB में, वहाँ उसका दर्शन और वो सारी चीज़ें चलेंगे। आगे की प्रक्रिया उसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कल मैं जब जा रहा था तो वहाँ मेरे साथ एक मित्र थे, हमारे पुराने पत्रकार, बोले यार 2024 तक जब तक संसद का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तो मैं बोला ये तो हमेशा चल रहा है और आगे भी चलेगा,
लेकिन ये सवाल तो लोगों के मन में आता है, खैर इस सवाल को छोड़ देते हैं। कुल मिला के ये सवाल वही मिर्ची खाने वाला है। हम गुड़ की बात करें, इससे क्या संदेश जा रहा है जो जो कोशिश हो रही है अभी? किस प्रकार का संदेश? मतलब समाज में राममय वातावरण बना रहे हैं कि राष्ट्रमय वातावरण बना रहे हैं कि राजनीतिक लाभ क्या क्या दिखाई देते हैं? ऐसा है कि राम तो भारत की आत्मा है जी, और ये कुछ लोगों के भड़काने बरगलाने या ये कहना चाहिए कि सही बात को नहीं जानने के कारण वो होता है, और इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जी। देश की आत्मा है। राम जो कहते हैं हम लोग कि जन जन के मन में राम रमे, हर रोम रोम में सीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। अब ये एक राम को अलग अलग अर्थ में देखने का, जो जैसे मेरे राम हम कहते हैं, लेकिन कुमार विश्वास बोलता है अपने अपने राम। तो अपने अपने राम अपने अपने ढंग से देखने वाले अलग अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन कुल मिला करके यह जो राम जन्मभूमि का जो विषय है, ये तो विशेष करके राष्ट्र की आत्मा को ही जगाने के प्रयास है जी। और ये अनवरत चलते आ रहा है। आज नहीं, लगभग 500 साल, 495 साल अभी हो गया समझिए। जी जी जी। ये 1528 से वो जो हुआ था, जी जी, उसके बाद 76 युद्ध हुए, 77वां फिर कार सेवा हुई और ये सब जो चला। परंतु समय समय पर जिस प्रकार से मुझे मालूम है कि मैं उसके बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर हम उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हमको फिर 1981 में जो मीनाक्षीपुरम और रहमत नगर वाली बात जो आई थी वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ नहीं। लेकिन फिर भी जब से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है जी, तो उसके बाद शिला पूजन हुआ, तब देखे कि जनमानस में किस प्रकार से एक उत्साह आया। राम ज्योति यात्रा निकली, चरण पादुका यात्रा निकली और अनेक प्रकार के, फिर कार सेवा में भी लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार और वहाँ पर गए। लेकिन एक जो कहना चाहिए, वोट की राजनीति के कारण, वैचारिक तो कम है, वोट की राजनीति वहाँ पर ज़्यादा थी, जहाँ पर बोले कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, परंतु वहाँ पर भी अपने जो देश के ऐसे बलिदानी युवा लोग और उस काम को अंजाम दिए। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर मैंने इसको उस पृष्ठभूमि में नहीं देखना चाहिए। जी जी जी। बाबरी या ये जो बात बोलते हैं, ऐसा है कि वास्तव में मैं महाराणा प्रताप के बीच में सीरियल देख रहा था कंटिन्यू जी। बैरम खान चित्तौड़गढ़ में कई बार आक्रमण किया, यानी एक प्रकार से एक नंबर का दुश्मन जी महाराणा प्रताप का। लेकिन बैरम खान का अंत कैसे हुआ? तो अकबर ही अफगानियों की द्वारा, क्योंकि अकबर उसको गुरु मानता था जी, बैरम खान को था भी, उसको सारा कुछ उन्होंने सिखाया था जी। लेकिन उसको मारना चाहते थे, तो मैं मारूंगा तो दुनिया में इस प्रकार की बात आएगी, इसलिए अफगानियों को उनको बोले कि अफगानी लोग मारेंगे। और इस षड्यंत्र का पता बैरम खान को पता चल जाता है। जी जी। तो अपना एक पक्का दोस्त किसको मानता है? महाराणा प्रताप को। बोले वही है जो मुझे बचा सकता है। और महाराणा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थे, लेकिन एक योद्धा दूसरे योद्धा के ऊपर कैसे विश्वास करता है जी। अपने देश के लिए, जो अपना आहुति चढ़ा सकता है वो, और एक योद्धा है तो एक योद्धा दूसरे योद्धा को जरूर मदद करेगा, तो मदद मांगने के लिए वो भेजते हैं। और चित्तौड़ में उनका महाराणा प्रताप बोलता है मैं जरूर जाऊंगा, और उनके पिताजी और वो बोलते हैं कि तुम जा रहे हो तो ये मान के चलो कि एक प्रकार से राजद्रोह कर रहे हो। उसको भी नहीं मानते और महाराणा प्रताप बैरम खान को बचाने के लिए आते हैं। मतलब ये जो बातें हैं, ये किस भाव को प्रभावित, चाहे छत्रपति शिवाजी का देखें, वहाँ पर भी जो अनेक ऐसे मुस्लिम योद्धा थे जो शिवाजी के सेना में थे। महाराणा प्रताप की सेना, मैं तो सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, विपरीत सेना की बात कर रहा हूँ। जो अकबर का खास था, उसने विश्वास किया महाराणा प्रताप के ऊपर, और अंत में महाराणा प्रताप आते हैं, उनको बचाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उनको मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम वैचारिक योद्धा की अगर बात करें, ये लड़ाई की योद्धा नहीं, एक वैचारिक योद्धा। तो इस क्षेत्र में
जो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं वो दूसरे को देख रहे हैं कि इस धर्म तो एक ही है, लेकिन जो पद्धति, पूजा पद्धति या उपासना पद्धति अपने अपने इस पर जो रहते हैं उनको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, राम जन्मभूमि के बारे में जो एक जहर बोने की बात जो चलती है, वो चाहे किसी भी, वो मुसलमान भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, एक ऐसा वो चल रहा है इस देश में कि जो इतिहास को जो सही इतिहास और नहीं पढ़ा करके और गलत इतिहास पढ़ाने का प्रयास हो रहा है, उस गलत इतिहास को सही साबित करने के लिए और इस प्रकार के प्रयास चलते हैं। तो अभी का जो वातावरण है, अभी जो कलश आए हैं, ये कलश एक प्रकार से हम अभी मंदिर बनाने के लिए घर घर गए थे सहयोग के लिए। जी सबने सहयोग किया, खुले मन से सहयोग किया। मैं तो आपको बताऊं कि उस समय ऐसा था कि लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों किस प्रकार के भाव में थे कि बालकों का एक उदाहरण है कि जब लेने के लिए निकले थे और 10 रुपया का कूपन समाप्त हो गया था, 100 रुपया का कूपन था उनके पास, लेकिन एक मोची जो है उसके पास मात्र 20 रुपया था। वो बार बार देखता था कि मैं ले लूँ, लेकिन मेरे पास उतना पैसा है नहीं। और लौटते समय फिर उनको पूछे, बाबा जी कुछ आया क्या? तो बोले नहीं बेटा 20 रुपया ही है। तो बोले लाओ 20 रुपया। 20 रुपया दिया, 80 रुपया अपने पॉकेट से मिलाया और बोले इनका ज़रूर सम्मान होना चाहिए, इनके भाव का सम्मान। गलती हमारी, हमारे पास कूपन नहीं है। तो लेने वाला भी कैसा था, देने वाला भी कैसा था। हमारे यहाँ भी अब अपने बालकों के ही एक जो अयोध्या के पास के रहने वाले हैं, वहाँ पर्याप्त सर्वाधिक राशि दिए थे। हाँ, उमा शंकर सिंह जी। जी। तो वो वहाँ दे के आ चुके थे जी। लेकिन हम बोले कि भाई हम तो यहाँ अपेक्षा बना के रखे थे आपके पास। तो बोले आपका भी भावना मैं वो नहीं करूँगा, बताइए क्या है। तो यहाँ भी उन्होंने सबसे अधिक राशि दी। तो देने वाला भी उस प्रकार से जिस भाव से दिया था, लेने वाला भी जिस भाव से, तो देने वाला जो जिस भाव से दिया था, तो उनके घर में जाकर उस मंदिर में आने का आमंत्रण देना ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये विश्व हिंदू परिषद ने जी स्वीकार करते हुए और घर घर में जाकर निमंत्रण देने का एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत अयोध्या में अपने छत्तीसगढ़ प्रांत के अधिकारी जाकर के वहाँ से अक्षत कलश लेकर के आए। उस कलश को जिले के हिसाब से बांटा गया, तो जिला वाले फिर खंड में भेजेंगे, फिर गांव-गांव में जाएगा। ऐसी एक योजना बनी है और उस योजना को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं की समूह है और कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे। एक अच्छा वातावरण बनेगा और सबको आह्वान करेंगे कि आप जो निर्धारित तिथि होगा उस समय, क्योंकि एक साथ अगर पूरा देश पहुंचता है तो अव्यवस्था होगी। इसलिए व्यवस्था बनाकर मैं बीच में आपको टोक रहा था। मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था, कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था, तो उसमें जो योजना बनाई आप लोगों ने, उस योजना से तो ऐसे लगता है कि अयोध्या को आप यहीं उतार देंगे। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, कोरबा में आज तक के जितने कार्यक्रम हुए, कोई भी कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी ढंग से हुआ है। और कार सेवा में जाने की बात थी, वहाँ पर भी बहुत प्रभावी ढंग से लोग गए, जितना उम्मीद किए थे उससे भी अधिक लोग गए। तो ऐसा एक जो योजना बनी है, उस योजना को चरितार्थ करने के लिए सारा समाज सामने आ रहा है, तो सफल होना ही होना है। और एक बड़ा आयोजन कोई आप लोग उस दिन करने वाले हैं, या उसके एक सप्ताह पहले जब भगवान राम 22 जनवरी को वहाँ विराजमान होंगे अयोध्या में, तो उस दिन के लिए भी बड़ी योजना कुछ बनी है? उस दिन के लिए भी बड़ी योजना है। और वैसे तो अपने थिएटर को भी उस दिन के लिए बोल दिए कि जो भी लोग आए, थिएटर खाली रहे, थिएटर में भी वो कर सकते हैं। क्योंकि वो जो हमारा ये कहना, पूरे देश भर में ये बात है, टीवी स्क्रीन पर, खास करके अगर मंदिर परिसर में होता है, एक अच्छा वातावरण बने, वहाँ पर खिचड़ी और प्रसाद की व्यवस्था हो और सारे लोग उस कार्यक्रम को ऐसा लगे कि हम अयोध्या में ही हैं, बड़े स्क्रीन पर दिखाएं और वो देखते हुए हम ये महसूस करें। आजकल तो जो आभासी सब चल रहा है, तो हमको आभास होगा कि हम वहीं पर हैं, परंतु किसी समय पर हम सबको फिर से वहाँ जाना ही है, वहाँ जा कर के प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। परंतु यहाँ अनेक मंदिरों में, अनेक ऐसे पवित्र स्थानों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनी है। चौक चौराहों पर भी उस प्रकार के वातावरण बनाने, झंडा और बाकी
सारा कुछ जो समाज की तरफ से जितना कुछ होता है, किसी ने कहा हम मिठाई बांटेंगे, किसी ने कहा हम लड्डू बांटेंगे, कोई खिचड़ी बनाएंगे, यानी एक राममय वातावरण उस दिन बनेगा। जी। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे, अब वो तो कल क्लियर हो जाएगा, चाहे भाजपा की सरकार बने या कांग्रेस की। भाजपा की बनेगी तो नज़दीक है ये वैचारिक रूप से। कांग्रेस की सरकार भी, भूपेश बघेल की सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में जो माता कौशल्या का मंदिर बनाने से लेकर के राम पथ गमन पर जो काम उन्होंने किया है, जी जी, और जिस तरह से राम को केंद्रित करते हुए कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में कराए हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ जी, ये किसी भी धर्म से या किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके जी, सब लोग स्वागत करेंगे, ऐसा लगता है। हाँ, वो स्वागत करेंगे। और ये हमारा मतलब ये उनका मामा घर इसीलिए कह है, रहा हूँ। इसलिए हमसे अपेक्षा भी है विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय समिति को। उन्होंने बहुत बड़ा एक वो दिया है कि छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, तो चावल पर्याप्त मात्रा में यहाँ से भेजा जाए। इसलिए लगभग 450 टन कितना एक वो आया है, एकदम से एक्यूरेट तो नहीं बता, लेकिन अधिकांश चावल की मांग छत्तीसगढ़ से रहे, मामा के घर से जाए, मामा के घर से जाए जी। और ये इस भाव से पूरा छत्तीसगढ़ उसका सम्मान भी करेगा, उस भाव का। और जन जन के मन में राम तो है ही है। जी। यहाँ पर जो भांचा लोगों की जिस प्रकार से पूजा और वो सब करते हैं, वो राम को ही मानकर, राम के ही एक आदर्श मान करके किया जाता है। यहाँ की जो परंपरा है ये उसी से प्रभावित है। बिल्कुल, मैं तो आप कह रहे हैं और मैं रोमांचित हो रहा हूँ कि कैसा वातावरण बनने वाला है। सभी जात धर्म के लोग, जो कहा जाता है कि राम कण कण में बसे हैं, और वो राष्ट्र धर्म से जोड़ दिया जाता है जब इसको कि राम राष्ट्र हैं, तो स्वाभाविक है कि हर जाति धर्म हर दल के लिए वो राम है, क्योंकि राष्ट्र सबका है। जो राम और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तो फिर आप राम की दृष्टि से नहीं, राष्ट्र की दृष्टि से भी देखते हैं, तब भी आप एकजुट होने के लिए विवश होते हैं। तो ऐसा वातावरण बनता मुझे तो दिखाई दे रहा है कल जो मैं देखा था उससे। जी जी, बिल्कुल। ये भाव तो यानी पूरे देश ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ पर भी हिंदू लोग हैं, जहाँ हिंदू जनमानस है, वहाँ पर भी एक राष्ट्र भाव का जागरण इस आधार पर हो रहा है। जी जी। विश्व हिंदू परिषद का भी विश्व विभाग है, संघ का भी विश्व विभाग है, और सभी ऐसे संगठन के माध्यम से जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन समाज में भी, जैसे भारत माता मंदिर वहाँ अमेरिका में बताया गया, एक मंदिर जो बना है, जी जी। एक इशारे पर वहाँ हिंदू समाज सब एकत्र होते हैं। तो विदेश में रहने वाले हिंदू समाज भी, यानी भारतीय लोग, हिंदू समाज नहीं कहना चाहिए, भारतीय लोग जो हैं वो पूरा एक ऐसे राममय वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और पूरे विश्व में इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा। जब हम अपने देश में होते हैं तो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात भले कर ले, लेकिन किसी दूसरे देश में है ना, तो वहाँ सब एक ही धर्म हो जाता है, राष्ट्र धर्म। अभी भारत के हैं। अभी कल ही मैं पेपर में पढ़ा जी, पूजनीय रामभद्राचार्य जी को अमेरिका ने जो एक ईसाई कंट्री है, हाँ जी, उन्होंने एक सम्मानित किया है जी, प्राइड ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नाम दे करके, कहने हमारे इस देश का गौरव अमेरिका कह रहा है। मतलब क्या, और रामभद्राचार्य जी का विशेष जो योगदान है राम मंदिर के विषय में जो चला था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वो विषय तो सब जानते ही हैं। तो ऐसे लोगों, यानी एक मुस्लिम जज को कहना पड़ा कि वास्तव में इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि जो जन्म से या 2-4 साल बाद ही, लेकिन जो दोनों तक पढ़े थे वो, हाँ, जी। दोनों आंख से जिनको दिखाई नहीं पड़ता, वो लाखों ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, लाखों श्लोक जिनको कंठस्थ है, उदाहरण के ऊपर उदाहरण दिए जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ये सही बात है कि उनको जो अभी मिला है वो भी एक उनके जीवन के एक आदर्श, और उन्होंने जो नाम को भी अपना चरितार्थ किया है रामभद्राचार्य जी, तो भगवान राम के उसको उन्होंने जो किया है, तो सामान्य रूप से पूरे विश्व में ऐसे भगवान राम के प्रति एक वातावरण जो बन रहा है कि राष्ट्रीय परंपरा के पोषक के रूप में, जी, जिन्होंने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, चाहते तो लंका में राज करते, जी, लेकिन छोड़ा है जी। उन्होंने कहा था मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, जैसे अपन लोग बोलते हैं राष्ट्र प्रथम, जननी जन्मभूमि हमारे लिए। तो ये इन विचारों को, इसमें कोई कहाँ ईसाई मुसलमान और हिंदू वाली बात आती है। इस धरती को जिसने माना माँ प्राणों से प्यारी, हम लोग हिंदू की कल्पना इस आधार पर करते हैं।
हिंदू वही है, हिंदू राष्ट्र का सच्चा वही पुजारी। किसी धर्म और जाति का नहीं है। ये सिंधु सबका है। स्रोत से हिंदू सिंधु तक, यानी हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, उसका नाम जो दिया गया है, सिंधु स्रोत से हिंदू सिंधु तक रहते आए रहते हैं, इस धरती को माँ कहते, जो हिंदू उनको कहते। जी 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 ये हिंदुत्व की परिभाषा है। जी जी और जी। इस आधार पर यहाँ कौन हिंदू नहीं है? सारे ही हैं सारे हिंदू है। जी। राष्ट्रवाचक शब्द है, हिंदू शब्द जो है राष्ट्रवाचक शब्द है। जी। इस बात को जो अंगीकार करता है, इस देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं हम लोग स्वयं। हमारे ऐसे अनेक कार्यकर्ता है, अनेक संगठन है, अनेक कार्यकर्ता है जिनको प्रमुख स्थान में है वो। जी जी जी। ईसाई है, मुसलमान है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में भारत का नाम चमक रहा है, अभी से मतलब पहले से चल रहा था। होता क्या है, कभी कभी जैसे हम कोई एक व्यक्ति आता है जो कंकड़ निकालता है, और कोई एक आता है जो कंकड़ डाल देता है। जी जी। तो अभी कंकड़ को निकालने की जो कोशिश हो रही है कि जो अच्छे लोग हैं वो उनका चेहरा चमके, वो लोगों के सामने आए, वो कोशिश हो रही है पूरी दुनिया में। तो भारत के जो लोग दुनिया के अन्य हिस्सों में हैं, वहाँ रह कर कि वो क्या काम कर रहे हैं, इसको अब खुल करके सामने आने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की कि एक बार फिर से भारत विश्वगुरु बने। उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ही करेंगे, हम और आप सबको ही जब दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ते हैं तो उस तरह का वातावरण बनता जाता है और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। अवतारों का देश है। जब जब जैसी परिस्थितियां आई है, यहाँ पर इस प्रकार के लोग आए हैं जी। अवतार इसलिए कहते कि मैंने वास्तव में जिन्होंने समाज का एक मार्गदर्शन किया, नई दिशा दी। उसमें संतों की परंपराएं भी है, अनेक महापुरुषों की परंपराएं हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग जो समाज की विकृतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया, वही अवतार है। और इस प्रकार के जो भी आएंगे, अभी जो कर रहे हैं मोदी जी, जो कर रहे हैं अभी, वो तो विश्व में जहां पर भी जाते हैं तो वो मोदी जी का नहीं, भारतीय संस्कृति, बिल्कुल भारतीय परंपरा। और जैसे वहाँ स्वामी विवेकानंद जी को भी एक ने जो कहा था कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मैं किसी को हिंदू बनाने नहीं आया हूँ, मैं तो भारत की संस्कृति और इसका परचम फहराने के लिए आया हूँ। तो ऐसे ही आज विश्व में भारत की संस्कृति को मानकर योग, चाहे वो योग की बात हो, एक बार में स्वीकार हुआ, अनेक ऐसी बातें हैं जिसको सारा विश्व आज स्वीकार कर रहा है। वो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुषों की जो देन है उसकी ही स्वीकार्यता है। जी 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 जी। और जो अभी कार्यक्रम होने हैं जो अयोध्या को लेकर, जी, जो रामलला विराजमान जिस दिन होंगे उसको केंद्र बिंदु बनाकर, वो स्वाभाविक है कि जिस तरह से लोग आगे बढ़े, जैसे आपने कहा कि कोई लड्डू बांटने की बात कर रहा है, कोई खिचड़ी, कोई भोग भंडारा, कोई टाकिज को अपने खोल दे रहा है, कुछ दिन में सबको प्रसाद खिलाऊंगा, भोजन कराऊंगा और सब लोग आएँ और देखें। इस तरह का वातावरण जो बन रहा है कि जितने शहर में होर्डिंग हैं वो सब पूरे में राम जी का दृश्य होना चाहिए, राम जी की फ़ोटो होनी चाहिए। ये जो दृश्य बन रहा है, इस दृश्य में स्वाभाविक है कि अपनी तरफ से आगे बढ़ कर के भूमिका निभाई जा रही है। और इसको आप एक धर्म से न जोड़ें, मैं ऐसा मानता हूँ। फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमारा देश कई धर्मों का समुच्चय है। ठीक है, हिंदू या सनातनी ज़्यादा हैं तो वो उनको बड़ा भाई मान लें, और जो छोटे भाई हैं तो छोटा भाई बड़े भाई को बड़ा भाई मानेगा, तो बड़ा भाई स्वाभाविक है छोटे भाई को छोटा जैसा ही सम्मान देगा। तो इस भाव से अगर हम सब कोशिश करेंगे तो वाकई बड़े आनंद का विषय है ये कि छत्तीसगढ़ जो भगवान राम का ननिहाल है, उनका मामा गांव है, यहाँ जो आपने बताया 500 कुछ टन चावल जाना है, वो चावल यहाँ से जाएगा तो वो चावल तो जाएगा एक गाड़ियों में, लेकिन हमारी भावनाएं भगवान राम तक संप्रेषित जो होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि 22 जनवरी का जो भगवान राम का वो है, उस दिन अपने परिवार में भी, अपने घर में भी एक अच्छा वातावरण, एक धार्मिक वातावरण रहे, और किसी न किसी मंदिर में जाकर ये जो अभी अपन अनेक जो कार्यक्रम, समाज का कार्यक्रम है, ये भाव दिखना चाहिए। अपने आसपास को एक पवित्र वातावरण बना करके एक राममय वातावरण अपने घर परिवार में, अपने गली मोहल्ले में हो, ऐसा एक आह्वान जो है संत समाज का, विश्व हिंदू परिषद का,
राम जन्मभूमि में जो तीर्थ वो जो बना है, उस समिति की ओर से भी और जो समाज को एक आह्वान किया गया है, वही आह्वान के माध्यम से मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि उस दिन को ज़रूर एक ऐतिहासिक दिन हम बनाएं, अपने अपने क्षेत्र में वो ऐतिहासिक दिवस के रूप में जाना जाए, ऐसा एक आग्रह है। चलिए, इसी आनंददायी संदेश जो आदरणीय जुड़ावन भैया ने आपको दिया है, इसी के साथ हम हेडलाइंस को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए समय निकाले इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर याद करा दें आपको कि कल सुबह 8 बजे से हमारे और आपके बीच में संवाद होगा। कल हम आपको चुनाव की पूरी जानकारी जितना संभव होगा, जो ताज़ा समाचार होगा, आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में जरूर होंगे। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।